तो सुशांत केस में आज एक नया मोड़ आ गया है और यही लेकर के आया है जी न्यूज एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। आज देश के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स का भी एंगल है, ड्रग्स रैकेट का हाथ है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस रैकेट में खुद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के पत्र से खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती न सिर्फ खुद ड्रग्स लेती थी बल्कि वो सुशांत को भी ड्रग्स देती थी। ईडी ने यह लेटर नारकोटिक्स विभाग को लिखा है। इस लेटर के मुताबिक, ईडी के लेटर के मुताबिक ड्रग्स लेती थी रिया। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ड्रग्स खरीदने का काम भी करती थी रिया, ये भी सूत्र कह रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत को भी वो ड्रग्स दिया करती थी। सुशांत को चाय, कॉफी, पानी में मिलाकर ड्रग्स देती थी रिया, ये भी सूत्र बता रहे हैं। वहीं सुशांत को सीबीडी ऑयल नाम का ड्रग देती थी रिया। रिया को पूछताछ पर बुलाने से पहले एनसीबी क्राइम नंबर रजिस्टर करेगी। आज दोबारा एनसीबी की मीटिंग है शाम को 6 बजे के करीब। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स चैट के मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के लेटर के मुताबिक ड्रग्स लेती थी रिया। रिया को पूछताछ पर बुलाने से पहले एनसीबी क्राइम नंबर रजिस्टर करेगी। दोबारा एनसीबी की मीटिंग होनी है शाम को 6 बजे, जिसमें तय कर लिया जाएगा कि एनसीबी क्राइम नंबर कब रजिस्टर करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की शाम को दोबारा बैठक है। हमारे साथ राम कदम हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने ड्रग्स रैकेट की बात उठाई थी और उसके बाद एनसीबी को चिट्ठी लिखना, फिलहाल इसमें ड्रग्स का एंगल आना। सूत्रों का यह कहना है कि इस मामले पर जांच होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये नजर आ रहा है कि न केवल रिया ड्रग्स लेती थी बल्कि वो ड्रग्स देती भी थी, ड्रग्स खरीदती भी थी। क्या इसके पीछे कारण हो सकता है? राजू राज सबसे पहले हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उनके पास आपको ले चलता हूं। हमारे साथ अंकुर त्यागी भी मौजूद है। राजू, ये खबर आपने दी थी कि एनसीबी को संपर्क किया गया है, वो खबर क्या थी और वो एंगल क्या आया था, पहले ये बताइए। सचिन, देखिए, बिल्कुल सबसे पहले मैं बता दूं कि एनसीबी इस पूरे मामले में मीटिंग चल रही है। एनसीबी की पहले राउंड की मीटिंग हो चुकी है। एनसीबी डायरेक्टर राकेश अस्थाना और जो तमाम आला अधिकारी हैं, अब से लगभग 11 बजे उनकी मीटिंग शुरू हुई थी। 2-2.5 घंटे मीटिंग चली और उसके बाद फर्स्ट राउंड की मीटिंग खत्म हो चुकी है और दूसरी मीटिंग शाम 6:30 बजे के करीब होगी, जिसमें तमाम एनसीबी के आला अधिकारी यहाँ पे मिलेंगे। जो ईडी ने जाँच की थी और ईडी के जाँच के दौरान जो चैट रिया चक्रवर्ती के मिले थे, उस चैट को एनसीबी के साथ शेयर किया गया और उस चैट में कुछ बातों का जो खुलासा हुआ है, उसके मुताबिक रिया जो सीबीडी नाम का एक ड्रग्स है, ऑयल फॉर्म में, तेल के फॉर्म में है, वो सुशांत सिंह को देती थी चाय में, कॉफी में, पानी में मिलाकर। इसका जिक्र चैट में हो चुका है। उस चैट का हवाला दिया गया, जो हमारे सूत्र बताते हैं, जो यहाँ के आला अधिकारियों से बात हुई। दूसरी बात, जो रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा कि आप नार्को टेस्ट करवा ले रिया चक्रवर्ती का, वो ड्रग्स कभी कंज्यूम नहीं की है, लेकिन चैट में इस बात का डिस्क्लोज हुआ है। जो चैट हुआ है उसमें इस बात का जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स खरीदती भी थी और उसको कंज्यूम भी करती थी। इस बात का जिक्र चैट में है और वो तमाम जानकारी एनसीबी से शेयर की है। और हो सकता है आज शाम में ये क्लियर हो जाए कि इस मामले में अब जैसे ही हरी झंडी एनसीबी को मिलती है, मीटिंग के बाद ये फाइनल होता है, तो एनसीबी इस पूरे मामले में सबसे पहले क्राइम नंबर लेगी, क्राइम नंबर दर्ज करेगी और उसके बाद इस मामले में रिया चक्रवर्ती को समन कर पूछताछ भी कर सकती है। जो व्हाट्सएप मैसेज हुआ है, उस व्हाट्सएप मैसेज में ये भी पता लगाया जा रहा है कि जो मोबाइल है वो कौन इस्तेमाल कर रहा था, किस ड्रग्स पेडलर से बात हो रही थी, किन किन लोगों से इस ड्रग्स को लेकर बात हुई, तमाम चीजों को लेकर अब एनसीबी जांच अपना आगे बढ़ा सकती है। ठीक। और अंकुर, संक्षिप्त में ये भी बता दीजिए, ये कौन है गौरव जिसको कहा गया कि देखिए ड्रग्स खत्म हो रही है वो दे दीजिए, या फिर सैमुअल मिरांडा बात कर रहा है कि अभी कुछ ही सामान बचा है, सीबीडी ऑयल की बात इसमें हो रही है, या फिर वो कह रहे हैं कि स्टफ खत्म हो रहा है, हैश और सिर्फ दूसरी चीज़ ही मिलेगी। ये क्या है? ये लोग कौन है, किरदार कौन है?
देखिए, जो किरदार हैं वो अलग अलग समय सीमा में हैं। जो आप पहले वाले चैट की बात कर रहे हैं वो थोड़ा सा पुराना चैट है। अभी का जो लेटेस्ट जो चैट है वो मिरांडा के साथ है, जो 2 अप्रैल 2020 का है, जिसमें वो हैश एंड बर्ड की बात कर रहा है कि स्टफ नहीं मिल रहा है तो क्या मैं शौविक के दोस्त से हैश एंड बर्ड ट्राई करूं क्या, इस तरह की जो बातें हो रही हैं ये अप्रैल 2020 की हैं। गौरव आर्या इस किरदार को इंटरोगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना खुद अब नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए भी बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि बांद्रा का जो सर्किल है, बांद्रा से लेके अंधेरी और मलाड तक के जो सर्किल में है, जहाँ पे कई सारे स्ट्रगलर्स या टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, वहाँ पे इस आदमी के संपर्क में और कौन कौन है, उनका मनी ट्रेल क्या है, और इसी बात के लिए इस गौरव आर्या के नाम के शख्स को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। और अब जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट अगर इसमें जांच करता है तो ये अहम किरदार होगा उनकी आगे की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। ठीक है राम कदम जी, अब अगर मैं ये तो रही बात की इन्वेस्टिगेशन, क्या चैट, क्या खुलासा, क्या जब आपसे सुबह बात हुई थी आप कह रहे थे कि ड्रग रैकेट इसके पीछे हो सकता है, ड्रग पैडलर हो सकते हैं, या फिर कोई सरकार में जुड़ा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ड्रग माफिया से बड़ा जुड़ा हो, इस कारण से जांच अब इस तरीके से जो है हॉल्ट करने की कोशिश की गई थी। सर, क्या आपको इस कंक्लूजन तक या इस शक तक लेकर के आता है? देखिए सचिन, कि बुनियादी बात हम समझने का प्रयास करें कि यह मामला महाराष्ट्र सरकार के पास 2 महीनों के अंतराल तक था। किसी भी मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स या चैट के रिकॉर्ड्स महाराष्ट्र की सरकार को 24 घंटे के भीतर मिल जाते हैं। यदि चैट में क्लियर कट ये चैट आता है कि इसमें ड्रग्स की बात होती है, तो सवाल बुनियादी ये उठता है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 महीनों तक इस दिशा की ओर जांच क्यों नहीं की। महाराष्ट्र की सरकार रिया के प्रवक्ता के रूप में बात कर रही थी। रिया का हलफनामा, महाराष्ट्र सरकार का हलफनामा, ऐसे मान करके चलो कि एक ही वकील ने 2 हलफनामे बनाए हैं, केवल नाम के लिए अलग है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। उसके पश्चात महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के बयान, ये तो खुदकुशी है, इसमें जांच की क्या आवश्यकता है। उसके पश्चात जो सुशांत के पिता है उनको पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, अपमानित करना, लगातार उनको धमकियां देना, ये सारी जो लीपापोती महाराष्ट्र सरकार की जो है, ये कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती है, दर्शाती है कि महाराष्ट्र की सरकार किसी बड़े नेता को या फिल्म जगत के लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी। ड्रग्स की बात पहले 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार को पता चलने के बावजूद भी ऐसा कौन सा डर था महाराष्ट्र सरकार के मन में कि महाराष्ट्र सरकार ने इस दिशा की ओर जांच नहीं की। मुंबई पुलिस सक्षम है, उनको जांच करने नहीं दी। बिहार की पुलिस आई, उनके काम में अड़ंगा डाला, सीबीआई को ये जांच सौंपे। ऐसी बात सुशांत के जो बूढ़े पिता है वो महाराष्ट्र सरकार की ओर न्याय की गुहार लगा रहे थे। पूरा देश का समूचा मीडिया जी टीवी के साथ, सुशांत के परिवार के साथ, उनके करोड़ों फैन के साथ खड़ा था। उसके बावजूद भी कौन सा डर महाराष्ट्र सरकार के मन में था कि महाराष्ट्र सरकार इस जांच में लीपापोती कर रही थी। तो उनका जिस प्रकार का रवैया रहा है, ये साफ दर्शाता है कि ड्रग के माफिया, कोई बड़े नेता, बड़े अभिनेता, इनको बचाने का महाराष्ट्र सरकार की जो मंशा थी, ये देश और दुनिया के सामने स्पष्ट रूप से आ रही है। शारदा जी, आप बहुत क्लोजली देखते हैं इस तरह की, ये हर बार हम ये देखें, हालांकि शुरुआत से इसकी बात हो रही थी, अब तो ये पुख्ता आ भी गया कि जिस तरीके की ये चीजें सामने आई हैं। शारदा जी, ये क्या बॉलीवुड के साथ क्या ड्रग्स का एंगल स्वाभाविक है, आ ही जाता है, या क्राइम के साथ ड्रग का एंगल आ ही जाता है, ये क्या है सर? देखिए, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उसमें से बहुत से लोग अपने को रिलैक्स करने के लिए या किसी और कारण से ड्रग्स का सेवन शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इसके चंगुल में जब आ जाते हैं उसके बाद फिर कोई अंत नहीं है। और इस प्रकार के ड्रग्स के सप्लायर भी उस स्थानों पर अवश्य मिल जाएंगे जहां पर कि इसकी आवश्यकता है। तो ड्रग्स का एंगल रहता ही है, और लेकिन हर क्राइम में ड्रग्स का एंगल हो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार के क्राइम में, और जिस समय सीबीआई ने कहा था कि हम एक पीए करेंगे, पीए में साइकोस्कोपिक ऑटोप्सी करेंगे, उसी समय मेरा ये शक हो गया था कि कहीं पर बैकग्राउंड में वो है, क्योंकि जो सब्सटेंस मिसयूज़ का जो डिसऑर्डर है और जो दूसरा मेंटल डिसऑर्डर है, यही 2 चीज़ें हैं जहां पर हम इस प्रकार की ऑटोप्सी करते हैं। और अवश्य ही
सीबीआई की जो जांच थी वो सही दिशा में थी और मुझे संतोष है कि अब जो हमारी ड्रग की डायरेक्टरेट है वो भी इस प्रकार के काम को देख रही है और अवश्य ही किसी न किसी कंक्लूजन पर वो लोग पहुंचेंगे। जी सचिन। राजीव रंजन, इसमें आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से अलग अलग एजेंसियां ने इस पर जांच शुरू कर दी है, अब नारकोटिक्स विभाग भी इस पर जांच करना शुरू करेगा कि जिस तरीके से यहाँ सीबीआई ने ये मसला जो सामने लाया है, इस मसले को लेकर जिस तरीके से ये बात अब सामने आ रही है कि आखिर सुशांत के इर्द गिर्द रहने वाले लोग किस तरीके से थे, किस तरीके से उन्होंने इस चंगुल में फंसाया और क्या बात हुई, इस बात को लेकर अब नारकोटिक्स विभाग भी इस पर सक्रिय हुआ है। और ख़ास करके इस जो सेक्शन है, यानी बैंडर से लेकर जो अंधेरी तक का सेक्शन जो अंकुर ने कहा है, उस सेक्शन पर भी अब पूरी तरह से निगाह है। और इस खास करके इस मामले को लेकर जिस तरीके से है कि नारकोटिक्स विभाग ने अपनी कड़ाई कसनी शुरू कर दी है, उन लोगों से अब दूसरे इस एंगल से भी पूछताछ की शुरुआत हुई है कि आखिर जो लोग सुशांत के इर्द गिर्द रहते थे वो किस तरीके से क्या करते थे। खास करके जो सुशांत का जो फार्म हाउस है, यानी जिस फार्म हाउस को भी लिया गया था, वहाँ भी क्या इस तरह की पार्टियाँ हुआ करती थी और इन पार्टियों में क्या इस तरीके की चीज़ें परोसी गई थी क्या, इस बात को भी लेकर, क्योंकि सुशांत को अगर मान लीजिए आदत लगाई गई हो या जिस तरीके से उनके आसपास के रहने वाले लोग ये बराबर इस नशे के आदी हो या इस नशे के से जुड़े हुए हों, तो आखिर उसका असर सुशांत के लाइफ पर किस तरीके से आ रहा था, क्या असर किस तरीके, क्योंकि जो चैट है वो चैट दिखा रहा है कि जरूर कुछ न कुछ इसमें गूफ अप है, यानी कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ी है जिस गड़बड़ी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उस तरीके से अब ये जांच शुरू हुई है। तो इस जांच का दूसरा पहलू है, यानी पहले जो पक्ष था, यानी क्राइम के साथ साथ जो पैसे का था, फिर इसके बाद पक्ष दिखाने जरूरी है। मैं इस वक्त एक रिया का जवाब भी दिखा रहा हूं, क्योंकि जब से खबर आई, जब से चैट आई, ड्रग्स लेने के आरोपों पर रिया का जवाब आया है। उससे रिया के वकील सतीश मानसिंडे का कहना है कि रिया ने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं ली है, रिया कभी किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट के लिए तैयार रहे, ये मानस शिंदे कह रहे हैं। तो दो सवाल है मेरे कदम साहब। एक ये, अगर कभी ड्रग्स नहीं ली, उनके वकील इस तरीके से कह रहे हैं ब्लड टेस्ट कर ले, तो ड्रग्स का किसी के लिए खरीदी जाती थी, किसी को देने के लिए खरीदी जाती थी? और दूसरा, अगर ये प्योर बॉलीवुड ड्रग्स क्राइम कनेक्शन ही है, तो इसमें सरकार एज ए पार्टी बन के क्यों जांच सीबीआई नहीं होनी चाहिए, या फिर जो है सरकार का प्रवक्ता पहले बयान देता था, सरकार बाद में बयान देती थी, ऐसा क्यों हो रहा था? ये क्या फॉल प्ले आपको लगता है? देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं कहूंगा कि कौन वकील क्या कह रहा है, पर आमतौर पर हम जानते हैं कि वकील का काम ये होता है कि कोई आरोपी भी रहा तो अंतिम, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, वकील स्वीकार नहीं करते, वे अपनी जो भी क्लाइंट है उनकी पैरवी करते हैं। सबसे मूल बात यह है कि मुंबई की सड़कों में खुलेआम इस प्रकार के ड्रग्स का दिखना और बॉलीवुड इंडस्ट्री के और उद्योग जगत के बड़े बड़े लोगों का ये सेवन करना, ये मामला 2 महीने से महाराष्ट्र की सरकार ने छुपाने का क्या कारण था? ये सारा चार्ट आज नहीं आया है, ये महाराष्ट्र सरकार के पास जो चार्ट 2 महीने से पड़ा है। 2 महीने से महाराष्ट्र सरकार के पास ये पूरा पुख्ता सबूत होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार यदि उस दिशा की ओर जांच नहीं करती है, तो मैं भी एक भारतवासी करके मेरे मन में भी संदेह आएगा कि महाराष्ट्र की सरकार किसी को बचाना चाहती है, तो किसे बचाना चाहती है? क्या वो ड्रग माफिया को बचाना चाहती है? क्या बॉलीवुड के अभिनेताओं को बचाना चाहती है, या किसी नेता को बचाना चाहती है? उनका जो रवैया रहा है, वो रवैया, उनके मन का डर, ये पूरी तरह से ये पूरे प्रकरण की लीपापोती करने का रहा है। अभी कोई अभिनेता यदि समझो मान करके चलो ड्रग्स ले रहा है, देश के करोड़ों लोग उसे फॉलो करते हैं, नौजवान उसे फॉलो करते हैं, तो उस पीढ़ी के सामने, देश के सामने क्या संदेश जाएगा? किसी नेता का, अभिनेता का इस प्रकार से ड्रग्स लेना ये उचित नहीं है, सामाजिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और महाराष्ट्र की सरकार जो इतने सरेआम जगत के लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है? सप्लाई करने वाली चेन कौन से ऐसे माफिया है? उनका पर्दाफाश महाराष्ट्र की सरकार 2 महीने के अंतराल में क्यों नहीं किया, क्यों बचाया? बहुत सारे सवाल महाराष्ट्र की सरकार को कटघरे में ला करके खड़े करते हैं। क्योंकि यदि आपने देखा कि 65 दिनों तक महाराष्ट्र सरकार के पास ये मामला था, 66वें दिन सर्वोच्च अदालत में फैसला देने के बाद भी महाराष्ट्र सरकार के नेताओं के जो बयान आए, वह बयान अदालत का फैसले का स्वागत करने के बयान जरूर थे, पर उनके बयानों में कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो मन से इस मामले को सीबीआई को नहीं सुनना चाहते।
तो एक सुशांत के परिवार को इस मन में संदेह आएगा कि ऐसी कौन सी बात है। सीबीआई की जांच एजेंसी कोई पाकिस्तान की जांच एजेंसी नहीं है, देश की जांच एजेंसी है। महाराष्ट्र की सरकार पारदर्शिता क्यों नहीं चाहती? महाराष्ट्र की सरकार ये 2 महीने चार्ट छुपा के क्यों रखा महाराष्ट्र सरकार ने? ये कई सारी बातें, जाहिर सी बात है, बहुत अनसुलझे सवाल जो है ये साफ नजर आता है। हमारे साथ पूर्व एसीपी मुंबई के धनराज वर्गानी भी जुड़ गए। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा धनराज साहब, ये क्या कहानी उलझती चली जा रही है या कहीं ना कहीं कहानी सुलझती चली जा रही है? जो तमाम एंगल्स आ रहे हैं, अब इसमें नारकोटिक्स ब्यूरो की भी एंट्री होती है। अब ये आज का जो नारकोटिक्स का एंगल है, उससे तो आपकी जो पहली जुबानी है वो सही है कि मामला जो है वो सुलझने से बजाय उलझता ज्यादा जा रहा है, ज्यादा उलझ रहा है। और बंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का यही कहना था कि इस मामले की तहकीकात मतलब तय तक जाने में इसमें काफी वॉल्यूम इंक्वायरी का करना पड़ेगा, हर एंगल से इस चीज को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और तभी जाकर 56 विटनेसेस के स्टेटमेंट जो मुंबई पुलिस ने रिकॉर्ड करे थे और अपने पूरी इंक्वायरी का 174 सीआरपीसी के अंदर जितना ब्यौरा था पूरा का पूरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। वो कोई ये नहीं चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट हमको ही दे दे और सीबीआई को नहीं दे, उन्होंने अपना कहना रखा था कि ये बात है, और उसमें खास तौर पे ये एंगल था। इसमें टेक्निकल एविडेंस है, इसमें सीडीआर है, वेरिफिकेशन होगा। आज जैसे सीडीआर के अंदर कुछ बातें आई है कि रिया चक्रवर्ती के कुछ कॉल रिकॉर्ड्स ड्रग डीलर्स, ड्रग पेडलर्स से जाके मिलते हैं, बात होती है। तो ये सारी चीजें जो है इट वाज अ प्रोसेस एंड वेरी बिग प्रोसेस। अगर कोई ये कहता है कि भाई 174 की इंक्वायरी चलो 8 दिन में खत्म कर दो, 10 दिन में, मेहरबानी करके सबसे मेरी इल्तजा है, पुलिस ऑफिसर रह चुका हूं, रिक्वेस्ट एवरीबडी की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के तय को रिस्पेक्ट करो तब तक के कि जब तक सीबीआई पूरा सच इसमें ढूंढ नहीं लेती। बिल्कुल। और बिल्कुल। आज अगर ये कहना कि वो ड्रग ले रहा था या फिर ड्रग के नशे में था और इतना बड़ा सेलिब्रिटी लेगा तो यूथ ऑफ इंडिया के सामने क्या एग्जाम्पल रहेगा, ये सारी फिजूल की बातें हैं। तभी धनराज साहब ना हमने शुरू से ही जी न्यूज पर ये मुहिम बनाई है, शुरू से बताई है, हर खबर हम देते हैं, सबसे बड़ा नेटवर्क है, तमाम रिपोर्टर्स हैं, लेकिन खबर को जबरदस्ती सेंसेशनलाइज नहीं करते हैं, किसी की पर्सनल जिंदगी से नहीं जोड़ते हैं। खबर आधिकारिक सूत्रों से आती है और पूरी प्रामाणिकता के साथ सबसे संवेदनशील कवरेज ही तभी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये खबर का इंपैक्ट दूर दूर तक होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़े रहने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.